हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मैं हूं अंकुश ठाकुर और गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री शूट वन है और आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आंसर करें आप लोग, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आप चीजें आप रिवाइज कर रहे हो वो आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज होती रहे। गाइस सबसे पहले आप जितने भी बच्चे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आज चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट जरूर करते चले, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें क्योंकि आपके व्यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों। तो गाइज इस चैनल की जो भी पीडीएफ है वो आपको कहाँ से एक्सेस करनी है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो है ठाकुर अंडरस्कोर 93। में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा सो दैट आप इजीली जो है इसको ढूंढ सको टेलीग्राम पर और इस जो आज की वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिले। तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में कुछ 30 के आसपास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल वे में ये सारी चीजें बताई जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिश्ड इन कौन से साल में ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली गाइज अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया हरिजन संघ की, ऑल इंडिया हरिजन संघ की अगर मैं बात करूं तो इसको स्टार्ट किया गया था किस चीज के लिए? टू इरिडिकेट अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया है एम के गांधी के द्वारा। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एम के गांधी के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। साल कौन सा था दोस्तों? साल था 1932 का। सो 1932 अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। देखिए अनटचेबिलिटी इंडियन सोसाइटी की एक बहुत ही बुरी चीज थी, जहां पर कि कास्ट बेस पर लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते थे। आज अनटचेबिलिटी को हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी के ऊपर जो आपके आर्टिकल्स रहते हैं, जो कुछ भी रहता है, वो हम लोग इंडियन पॉलिटी में कवर अप करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मंगल पांडे के बारे में। ठीक है, मंगल पांडे वाज अ सिपॉयट। मंगल पांडे के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस मंगल पांडे टॉपिक में से पूछे जा चुके हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो मंगल पांडे जो है ये कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, तो ये यहाँ पर यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मंगल पांडे वाज बिलोंग्स टू 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनको जो है इन्होंने अपने सीनियर के ऊपर गोली चला दी थी, जिसके अपराध में इनको अरेस्ट कर लिया गया। और 8 अप्रैल, याद रखेगा ये डेट क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है वो फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसमें इनका नाम जो है वो लिया जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था गाइस उसमें इनका नाम लिया जाता है क्योंकि इनके ही एफर्ट से धीरे धीरे फिर देखिए 34th नेटिव इन्फेंट्री ने भी बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री ने भी जो है बगावत कर दी। और 10 मई को मेरठ में भी जो है मेरठ में भी जो है मीरठ में भी जो है वो रिवॉल्ट शुरू हो गया था। और यहीं से जो है फिर देखते ही देखते एंटायर नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में जो है वो ये रिवॉल्ट फैल गया। और ये रिवॉल्ट जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेगा मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मेड्रॉस? मेड्रॉस के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस है फ्रांसिस डे, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड या रॉबर्ट क्लाइव। देखिए गाइस आपको पता होना चाहिए मेड्रॉस को, मतलब यहाँ पर जो है आप देखोगे तो ये आगे चलकर मेड्रॉस एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी बना। और यहाँ पर हर एक जो यूरोपियन पावर थी उन्होंने अपनी सेटलमेंट इशू करी थी। बेसिकली अगर हम मेड्रॉस की बात करें तो इट वाज मैं ये कह दूं कि एक कोस्टल विलेज था ये। ठीक है, तो ये कोस्टल विलेज था। कोस्टल विलेज को जो है वो चेंज कर दिया गया था, इसको टाउन में कन्वर्ट किया गया था। देन इट वाज फेमस एज मेड्रॉस, फिर काफी ज्यादा फेमस हो गया। और इसमें जो नाम आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है गाइस? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे ने जो है वो मेड्रॉस की स्थापना करी थी। और आगे चलकर फिर ये एक मेड्रॉस प्रेसिडेंसी बना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना, एंड देन बंगाल प्रेसिडेंसी बना। फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में इन तीनों प्रेसिडेंसीज का काफी ज्यादा रोल जो है वो रहता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है बैटल ऑफ बक्सर
बक्सर के ऊपर। देखिए गाइस बैटल ऑफ बक्सर के बारे में क्या कुछ है याद रखना आपने। बैटल ऑफ बक्सर अगर देखी जाए तो इसको लड़ा गया था टू कैप्चर बंगाल, ठीक है? ये आपने याद रखना है सबसे पहले इसमें जो चीज़ याद रखनी है टू कैप्चर बंगाल, ठीक है? बंगाल को कैप्चर करने के लिए इस वॉर को लड़ा गया था। हालाँकि बंगाल को कैप्चर करने के लिए 2 वॉर्स लड़ी गई है। प्लासे, ठीक है? एक आपने याद रखना है प्लासे वॉर लड़ी गई थी, जो लड़ी गई है 1757 में और दूसरी लड़ी गई थी बक्सर, ठीक है? एक लड़ी गई है बैटल ऑफ प्लेसी, एक लड़ी गई है बैटल ऑफ बक्सर 1700, कहीं पर इसकी डेट 64 है, कहीं पर इसकी डेट 65 है। बट मोस्टली हम इसको 64 लेकर ही चलते हैं, तो कभी-कभी 65 भी लेते हैं, ठीक है? तो 64 जो है वो आपने याद रखना है। सो ये लड़ाई हुई थी तब यहाँ पर, ठीक है? इन 2 वॉर्स के थ्रू बंगाल को जो है वो जीता गया था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर, तो देखिए ऑप्शन तो आपको यहाँ पर बी दिख रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुआ था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में इन्वॉल्व्ड कौन था? तो इसमें ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स और प्लस इनके साथ था वर्सेस इसमें ट्रिपल अलायंस लड़ रहा था, ठीक है? ट्रिपल अलायंस इसमें लड़ रहा है। ट्रिपल अलायंस जो है वो लड़ रहा है दोस्तों। ट्रिपल अलायंस में कौन-कौन है? ट्रिपल अलायंस में सबसे पहले आपने याद रखना है कि ट्रिपल अलायंस में कौन थे? तो पहले ब्रिटिशर्स का मैं आपको बता दूँ कि ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो ब्रिटिशर की तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है? हेक्टर मुनरो जो है वो लड़ रहे थे इनकी तरफ से, ठीक है? हेक्टर मुनरो लड़ रहे हैं ब्रिटिशर की तरफ से और ये ट्रिपल अलायंस में कौन-कौन है? देखिए गाइस ये बहुत ही डिवास्टेटिंग वॉर मानी गई है क्योंकि यहीं से जो है मुगल्स का रूल इंडिया में खत्म हो जाता है। कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए इधर पे लड़ रहे हैं मीर कासिम, सबसे पहले तो आपको ये पता है मीर कासिम जो है ये लड़ रहे हैं, ही वाज़ नवाब ऑफ बंगाल, ही वाज़ नवाब ऑफ बंगाल, वो बंगाल के नवाब थे, ही वाज़ बंगाल के नवाब एंड उनके साथ जो है यहाँ पर कौन लड़ रहा है? सुजा उद्दीन सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन दौला, जो कौन थे? नवाब ऑफ ही वाज़ नवाब ऑफ अवध, ठीक है? और इनके साथ कौन लड़ रहा है दोस्तों? तीसरे हैं शाह आलम। शाह आलम कौन थे? शाह आलम जो है वो दिल्ली से लड़ रहे थे, मुगल्स की तरफ से, ठीक है? मतलब ही वाज़ दैट टाइम आप ये कह दो कि मुगल रूलर थे ये, ठीक है? मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देता हूँ, मुगल रूलर थे ये, ठीक है? मुगल रूलर। अब इस वॉर में ये कहा गया था कि अगर देखो ट्रिपल अलायंस लड़ रहा है, अगर ट्रिपल अलायंस हार जाएगा तो ये सारा एरिया कौन ले जाएँगे? ब्रिटिशर ले जाएँगे। तो भाई साहब यहाँ पर देखो शाह आलम मतलब मुगल एम्परर वॉर में है। शाह आलम जो है वो इस वॉर में है। जब ये हार जाते हैं तो इस वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है इलाहाबाद जो है वो साइन होती है, ठीक है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है 1765 में और इसके बाद ब्रिटिशर्स के पास जो है 3 एरिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे बड़े-बड़े एरिया जो हैं, इनके पास आ जाते हैं और ये इनको राइट टू रेवेन्यू जो है वो मिल जाता है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये माना जाता है कि कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के पास ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल गई और उन्हें इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पूरे बंगाल को और यूँ मैं कह दूँ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे बड़े एरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसलिए हम लोग बैटल ऑफ बक्सर को जो है वो हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा जो वॉर है और सबसे फ़ायदेमंद वॉर जो है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इस बैटल के बाद ही इनको हुआ था। ठीक है दोस्तों? ये चीज़ याद रही आपकी, याद रखना इन पे से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आपने मिस करके नहीं आना है बल्कि पूरा अटेंड करके आना है। देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पूछते हैं या पूछते हैं कि बताओ बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइज़ अगले क्वेश्चन पर दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलिजन इन अमेरिका इन द ईयर कौन से साल में इन्होंने इसको अटेंड किया था? ऑप्शंस हैं 1839, 1895, 1897 या 1899 तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर 1800 एंड जो है 93 गाइस इस पार्लियामेंट में ये स्वामी विवेकानंद जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे बिकॉज़ ऑफ हिज स्पीच जो इन्होंने स्पीच वहाँ पर करी थी। ठीक है? इन्होंने वर्ल्ड को बताया था हिंदुइज़्म के बारे में कि हिंदुइज़्म क्या है? कि हिंदुइज़्म कोई रिलीजन नहीं है बट मतलब एक एक सोच है, एक थिंकिंग और यहीं से जो है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे और यहीं पर इन्होंने अपनी जो स्पीच है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएसए करके स्टार्ट किया था। कुछ एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे जो आपको याद नहीं रखनी, बस इतना आपने याद रखना है कि स्पीच में इन्होंने हिंदुइज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम वाज़ साइन्ड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड और किसके-किसके बीच में हुई थी? तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम क्यों हो रही है क्योंकि गाइस आपको पता है कि मैसूर जो है मैसूर को कैप्चर करना बहुत ही जरूरी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए क्योंकि वहां पर स्पाइसेस जो हैं, ठीक है, स्पाइसेस मसाले जिनको आप कहते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मसाले वगैरह जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे मिलते थे और मैसूर वाले जो रूलर हैं जैसे हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, ये ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं करते थे बल्कि फ्रेंच के साथ ट्रेड बढ़ा रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तो वो चाहते थे कि मैसूर उनके कैप्चर में आए, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी। कहा जाता है कि 32 साल लगे थे
ब्रिटिशर्स को मैसूर जैसे एरिया कैप्चर करने में। इट्स नॉट मतलब स्मॉल टाइम, इट्स अ वेरी बिग टाइम, 32 इयर्स लगे इनको, जिसमें उन्होंने बहुत सारी वॉर लड़ी। और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो रही थी, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो रही है, तो भाई साहब उसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होती है, जिसमें टीपू सुल्तान एक तरफ से साइन करते हैं और दूसरी तरफ से कौन थे दोस्तों? दूसरी तरफ से थे आपके यहाँ पर कौन? कॉर्नवेल्स, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवेल्स, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, ये ट्रीटी कब साइन होती है? तो ये साइन होती है 18 मार्च, ठीक है? ये ट्रीटी साइन होती है 18 मार्च 1782 92 ईस्वी में, ठीक है? ठीक है? 1792 में ये जो है वो साइन होती है ट्रीटी, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? कभी-कभी डेट भी पूछी जाती है, कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड क्या था? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड क्या था? तो आप यहाँ पर ये चीज़ डाल सकते हो कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम वाज़ द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ओके? चलिए, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज़ाद हिंद के बारे में, कि आज़ाद हिंद जो है आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर, कि इसको क्रिएट किया गया था विद द असिस्टेंस ऑफ, किसकी असिस्टेंस से? तो देखिए गाइस, दुनिया में चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 का टेन्योर क्या है? 1939 से लेकर 1945 तक जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ये अलाइड और एक्सेस के बीच में चल रही थी। अलाइड वर्सेस एक्सेस के बीच में ये वॉर चल रही थी। तो देखो यहाँ पर रशिया, अगर हम बात करें रशिया, यूएसए, ये जो ग्रुप था ये एक तरफ था, ठीक है? और जापान इनके ऑपोजिट में था। जापान, जर्मनी जो है, ठीक है? जर्मनी जो है ये लड़ रहे हैं इनके साथ, ठीक है? अलाइड और एक्सेस के बीच में। अब यहाँ पर जापान की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने आज़ाद हिंद फ़ौज को फ़ॉर्म किया था। हमने आज़ाद हिंद फ़ौज को जो है वो इनको बनाया था। कौन-सा साल था? साल था 1942, ठीक है? फिर आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस का नाम यहाँ पर आता है, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, है ना? फिर हमारा आईएनए बना, फिर आईएनए के ट्रायल्स हुए, मोहन सिंह वगैरह का बहुत सारा नाम जो है इसमें होगा। मैं कोशिश करूँगा आगे जितने हम एमसीक्यूज़ करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको रिपीट वे में मिलती रहेंगी, और बहुत जल्द हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। सो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा हम मेरे लिए। सो कीप सपोर्टिंग गाइज़, एंड जो है आगे चलकर ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हू स्टार्टेड आर्य समाज? आर्य समाज, गाइज़ देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक टाइम पर बहुत ही बुरे हालात में था। हम लोग बहुत ही मतलब रिलीजन हम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब हावी होने के कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इविल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को मौका मिल रहा था हम लोगों को जो है अपने अंडर का रखने का, मतलब हमें कहीं न कहीं गुलाम बनाने का। बट थैंक्स टू अवर सोशल रिफॉर्मिस्ट, जैसे आर्य समाज आता है, ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय नाम आ जाता है, स्वामी विवेकानंद आ जाता है, और भी बहुत सारे सोशल थिंकर्स का नाम आ जाता है, जिन्होंने के लोगों को उस अंधे टाइम में से बाहर निकाला, उस डार्क एज में से बाहर निकाला। और देखिए, आर्य समाज उस टाइम पर बन रहा था। आर्य समाज बेसिकली एक समाज है जो लोगों को मतलब जो है सपोर्ट कर रहा है कि आप लोग जो चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि आप लोग डूबे हुए, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग किसी चीज़ को जो है फॉलो कर रहे हो, बट विदाउट नोइंग द रीज़न या विदाउट नोइंग द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट थिंग, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि सती प्रथा होती थी, है ना? अब कोई आपसे पूछता था, भाई सती प्रथा क्यों है? तो लोग कहते थे, भाई हम फॉलो करते आ रहे हैं इसको। अगर कोई रीज़न पूछता है इसका कि भाई रीज़न क्या है? तो रीज़न नोबडी, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं। अब सब सपोज़ करते हैं कि एक इंसान, उसमें क्या होता था, वाइफ़ को जो है वो जिंदा जिंदा जलाया जाता था हस्बैंड के साथ। बट अब सपोज़ करते हैं कि एक इंसान है और उसकी जो बीवी है, ठीक है? एक इंसान शराब पी के मर जाता है। तो भाई उसकी बीवी को सती बनने की क्या ज़रूरत है? वो तो अपनी गलतियों से मरा ना। तो देखिए, ऐसे बहुत सारी बुरी चीज़ें थी जिनके खिलाफ हम लोग उस टाइम पर आवाज़ उठा रहे थे, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मिस्ट और सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस उस टाइम पर बनी थी। ठीक है, कल्चरल एंड हम इसको कल्चरल अपराइजिंग कहते हैं, लोगों के कल्चर के ऊपर जो है बदलाव लाने की बात करी गई थी। तो यहाँ पर आर्य समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज को किसने फॉर्म किया था? तो देखिए, आर्य समाज की सबसे पहले आपको स्थापना किस साल पता होना चाहिए, 1875 में इसको बनाया गया। किसके द्वारा? तो भाई साहब दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसपे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टाइटल ऑफ पंजाब केसरी वाज़ कन्फर्ड ऑन, किसके नाम के साथ पंजाब केसरी का टाइटल जो है वो लगाया जाता है। ठीक है? केसरी का मतलब उस टाइम पर क्या होता था? केसरी का मतलब होता था लॉयन, ठीक है? लॉयन का कहते थे केसरी को, ठीक है? तो ये पंजाब केसरी का जो टाइटल है किसके साथ था गाइज़? लाला लाजपत राय के साथ था, ठीक है? लाला लाजपत राय के साथ। तो लाला लाजपत राय के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो गाइज़ ये बहुत ही एक्टिव, मैं यूँ कह दूँ कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पर्सन थे, जिन्होंने कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इनका नाम बड़े ही मतलब जगहों पर आता है। इनकी तरफ से बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो बनाई गई थी, और इनकी ऑर्गनाइज़ेशंस के नाम मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए। जैसे ऑल इंडिया, ठीक है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इन्होंने फ़ॉर्म किया था। यूनियन कांग्रेस जो है इन्होंने बनाई थी, और इस पर क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है? ये एक इन्होंने बनाई थी। उसके बाद गाइज़ दूसरी अगर मैं बात करूँ इनकी तरफ से, तो इन्होंने हिंदू महासभा में भी जो है कहीं न कहीं इनका हाथ था, ठीक है? हिंदू महासभा,
हिंदू महासभा में इनका नाम आता है, ठीक है? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, ठीक है? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, ये इनके द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, इनकी तरफ से कुछ इंपोर्टेंट बुक्स भी हैं जिनके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा चुके हैं कि बताइए इन बुक के राइटर कौन थे? जैसे यंग इंडिया इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यंग इंडिया इनके द्वारा लिखी गई। उसके बाद आर्य समाज करके इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है? आर्य समाज, ठीक है? आर्य समाज की इन्होंने बुक लिखी। उसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी थी दैट इज़ अनहैप्पी इंडिया, ठीक है? अनहैप्पी इंडिया इनकी तरफ से एक बुक लिखी गई थी। सो दीज़ आर बुक्स एंड दीज़ आर द ऑर्गनाइज़ेशन जो लाला लाजपत राय के द्वारा बनाई गई थी। एंड आपको याद होगा 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। हमने पढ़ा है साइमन कमीशन के बारे में या आपने नहीं पढ़ा है तो कोशिश करेंगे आपको बताने की। साइमन कमीशन 1927 में आया था और उसके प्रोटेस्ट पर उनके प्रोटेस्ट पर जो है इनको इंजुरीज़ आने के टाइम पर इनकी डेथ जो है वो हो गई थी, ठीक है? इनकी डेथ जो है वो हुई थी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, ठीक है? ड्यूरिंग प्रोटेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। साइमन कमीशन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। याद है आपको लाला लाजपत राय के बारे में? बिल्कुल गाइस यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या है? हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? भारत के रेनेसां को देखिए रेनेसां का मतलब क्या होता है गाइस आपके आइडियाज़ में चेंज आना और फिर सोसाइटी में बदलाव आना। ठीक है? रेनेसां पीरियड जो है ये यूरोप में शुरू हुआ था। बेसिकली वहाँ पर क्या था एक कंट्री थी ऐसे करके अभी मुझे उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर क्या होता था यहाँ पर एक तरफ एक एम्पायर था, दूसरी तरफ दूसरा एम्पायर था। तो यहाँ के लोग भी आते थे यहाँ पर, यहाँ पे लोग भी आते थे यहाँ पर तो इस इधर पे ना एक मिक्स कल्चर बन गया था। ठीक है? यहाँ पर एक मिक्स कल्चर जो है वो फॉर्म हो गया था और उसी मिक्स कल्चर को नाम दिया गया था रेनेसां कि भाई एक रेनेसां ठीक है? इन्होंने कुछ सिखाया, इन्होंने कुछ सिखाया और यहाँ पर कुछ लोग अलग ही चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। सो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसको कहा जाता है कि बदलाव लाने में सबसे अहमियत या यूँ कह दो कि इम्पोर्टेंट रोल किसके द्वारा प्ले किया गया था भारत में? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, शहीद भगत सिंह या बीजी तिलक दोस्तों। तो गाइज़ यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल राजा राम मोहन रॉय का नाम आ जाता है, ठीक है? अच्छा राजा राम मोहन रॉय का नाम आ रहा है तो राजा राम मोहन राय का नाम हम लोग जो है और भी बहुत सारी जगहों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हम लोगों ने राजा राममोहन रॉय का नाम और कहाँ जोड़ा है, तो राजा राममोहन रॉय का नाम जो है वो आता है आपका ब्रह्मो समाज, याद है आपको? ठीक है? इन्होंने ब्रह्मो समाज जो है बनाया था 1828 में, ठीक है दोस्तों? ये याद होगा आपको। जी, बिल्कुल। 1928 में ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी और अगर मैं ब्रह्मो समाज से पहले की आपको बात बताऊँ, देखिए जैसे हम बात करें अगर 1815 की, ठीक है? 1815 में इन्होंने जो है आत्मीय सभा, ठीक है? आत्मीय सभा को बनाया था। यही आत्मीय सभा आगे चलकर 1928 में किस नाम से जानी जाने लगी? ब्रह्मो समाज के नाम से जाने लगी। अच्छा 1857 में इन्होंने एक हिंदू स्कूल भी खोला था, ठीक है? हिंदू स्कूल भी खोला था इन्होंने। ये भी आपने ये चीज़ याद रखनी है, हिंदू स्कूल इन्होंने खोला था। तो इनका नाम बेसिकली यहाँ पर ब्रह्मो समाज के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है? और इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सती प्रथा के खिलाफ जो है, इन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो हायर की थी एंड विद द हेल्प ऑफ बेंट्रिक, ठीक है? बेंट्रिक की हेल्प से फिर सती प्रथा को 1829 में फाइनली बैन कर दिया गया था, ठीक है? तो सती प्रथा पर 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि सती प्रथा में किसने बैन करी थी? तो या तो राजा राममोहन रॉय दिया होता है ऑप्शन में या बेंट्रिक दिया होता है। नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपने किस आंसर को मार्क करना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट वाज़ यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर दैब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हेनरी विवियन डिज़ारियो? तो गाइस देखिए अगर हम बात करें यंग बंगाल मूवमेंट की तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी बंगाल में और बंगाल में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी और वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर यहाँ पर बहुत सारे यूथ जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उस टाइम पर पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड विद द हेल्प ऑफ हेनरी विवियन डिजारियो दे स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट एंड ये यंग बंगाल मूवमेंट किसके लिए लड़ रही है? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी आईसीएस का एग्जाम दिया जाने लगा जैसे कि आज का आपका आईएएस एग्जाम होता है यूपीएससी का तो उस टाइम पर ये लोग भी जो है फाइट कर रहे थे कि भारतीय लोगों को भी आईसीएस का एग्जाम दिया जाने जाए प्लस इंडियंस के साथ अच्छट व्यवहार किया जाए जब वो बाहर जाते हैं क्योंकि जब भी इंडियंस कोई बाहर जाते थे आउट ऑफ इंडिया जाते थे तो उनके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया जाता था तो ऐसी बहुत सारी जो बुरी कंडीशंस थी भारत में उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोग लड़ रहे थे एंड दिस मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय हेनरी विवियन डिजारियो एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1826 ठीक है 1826 में दोस्तों इसको जो है वो फॉर्म कर दिया गया था दिस इज ऑल अबाउट फॉर question number 11 and moving to the next question we have question number 12 vedas contain all truth was interpreted by देखिए हमारी जो
भारतीय जो हम हमारे जिस तरीके की सोसाइटी थी, सोसाइटी हमारी जो एजुकेशन ना लेने की वजह से काफ़ी डार्क एज में चली गई थी। हम लोग जो हैं जैसे बहुत सारे हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग पुराण पढ़ रहे थे, जबकि हम लोग हमारे यहाँ पर वेद को नहीं पढ़ा जा रहा था, हमें फिलोसॉफिकल नॉलेज दिया जा रहा था। वी डोंट हैव साइंटिफिक नॉलेज हमें जबकि हमारे वेद्स में जो है वो यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज है क्योंकि हमारे अलग-अलग वेद जो है वो अलग-अलग जैसे मेडिसिन से भी डील करता है, हमारे बाकी आर्किटेक्ट से भी डील करता है। तो मतलब यहाँ पर वेद्स वगैरह पढ़ने चाहिए ताकि वो काफ़ी हमें मतलब कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते हैं हमारे। सो यहाँ पर बात की गई थी कि वेदास कंटेन ऑल ट्रुथ वाज़ इंटरप्टेड बाय किसने कहा था कि वेद्स हैं? एक इसका सिंपल सा भी आप ये स्लोगन दिया गया था, गो बैक टू वेदास। ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि गो बैक टू वेदास का स्लोगन किसने दिया था? ताकि मतलब हमारे जो लोग बातें कर रहे थे उस टाइम पर, जो धर्म को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप धर्म को सपोर्ट करते हो, तो आप देखो आप कितनी सारी इविल प्रैक्टिसेज़ कर रहे हो। आप फीमेल को पेट में ही मार देते हो या वो जब जन्म ले लेती है तो आप उसको मार देते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? है ना? आप सती प्रथा को फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप पर्दा सिस्टम रख रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? है ना? तो उन्होंने कहा कि आप वेद्स को जाके खुद से पढ़ो, तभी जाकर आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो ये किसने कहा था कि गो बैक टू वेदास? ध्यान से तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आएगा दैट इज़ स्वामी दयानंद। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में आ रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज़ द वेन्यू ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन? आपने बताना है कि जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, आपको पता है कि 1930s के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हम लोग हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी भारत में शुरू हो गया था क्योंकि हमने 1929 में जो हमारा लाहौर सेशन चल रहा था, लाहौर सेशन में ही हमने एक स्लोगन दिया था दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने उस टाइम पर स्लोगन दिया था, ठीक है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस दैट इज़ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ओके? सो वी गिव द स्लोगन पूर्ण स्वराज इन 1920 सेशन में और इसके बाद हम लोग काफ़ी एक्टिव हो गए और ब्रिटिशर्स भी अब हमको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें हमारे साथ कुछ नेगोशिएशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए टेबल राउंड कॉन्फ्रेंसेस बुलवाई थी। तो यहाँ पर जो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1931 में सेकंड होती है और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्यों? क्योंकि इट वाज़ जो है इकलौती ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसको अटेंडेड बाय गांधी बस इसके अलावा गांधी जी ने और कोई भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था लेकिन इसमें डेडलॉक लग गया था गांधी और अंबेडकर के बीच में तो दोस्तों ये कहां पर रेन्यू हुई थी देखिए सारी की सारी तो लंदन में हुई है लेकिन लंदन में कहां ये क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस जो था वहां पर ये हुई थी और इसमें गांधी के साथ बाकी लोग भी अटेंड करने गए थे बट इसका नतीजा कुछ निकल कर नहीं आया था और गांधी जी ने इसके वापस आते ही कहा था कि मैं दोबारा से अपनी मूवमेंट को रिज्यूम करूंगा बट जैसे कि गांधी वापस आए इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है? और यहाँ पर क्या हुआ क्या था? यहाँ पर हुआ ये था कि गांधी जी जो है माँग रहे थे पूरे इंडियंस के लिए, बट यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस डेडलॉक क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो है वो की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स या मैं यूँ कह दूँ कि जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनके लिए। डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की माँग कर दी गई बाय बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है? अम्बेडकर के द्वारा कर दी गई थी, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी रास नहीं है। गांधी जी ने कहा कि अरे मैं तो पूरे भारत के लिए मान रहा हूँ, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने एक मौका और दे दिया ब्रिटिशर्स को हमें डिवाइड करने का। इसलिए फिर गांधी जो है फिर गांधी अम्बेडकर की दोबारा से यहाँ पर पैक्ट होता है, उसके बाद ये लोग जो है वो फिर से सिस्टम को ठीक करते हैं एंड देन फिर स्टार्ट होता है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज़ द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर? देखिए गाइस यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले बंगाली न्यूज़पेपर का नाम। आपसे पूछ रहा है कि पहले बंगाली न्यूज़पेपर का नाम क्या है? समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी, संवाद जो है पराभाकर या बंगाल गैज़ेट। तो दोस्तों याद रखिएगा पहला जो बंगाली न्यूज़पेपर था इट वाज़ समाचार दर्पण। याद रखिएगा क्या नाम था उसका? समाचार दर्पण और इसको स्टार्ट किया गया है 1888 में। फर्स्ट इंग्लिश कौन-सा था? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंग्लिश था तो वो गैज़ेट था, ठीक है ना? जो आप पढ़ते आते हो ना इंडियन गैज़ेट आप कहते हो जिसको। ठीक है? फर्स्ट इंडियन गैज़ेट जिसको आप कहते हो हिक्की के द्वारा जिसको लिखा गया था। बंगाल गैज़ेट है ना? इंग्लिश कौन सा था? बंगाल गैज़ेट। बंगाल गैज़ेट इंग्लिश था, ठीक है? ये बंगाली था, ठीक है? ये बंगाल में लिखा जाता था बंगाली में। बंगाल गैज़ेट जो है ये फर्स्ट इंग्लिश था, ठीक है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बंगाल गैज़ेट और इसको लिखा जाता था किसके द्वारा? जे.ए. हिक्की के द्वारा, ठीक है? जे.ए. हिक्की इसको लिखते थे, बंगाल गैज़ेट को, ठीक है? बंगाल गैज़ेट और ये कब चल रहा था? 1779 में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बंगाल गैज़ेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन इन व्हिच महात्मा गांधी इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखना यहाँ पर पहला बंगाली न्यूज़पेपर लिखा है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है, इसका नाम बंगाल गैजेट था, बट ये लिखा जाता था इंग्लिश में। अब ये जो समाचार दर्पण था, इट वाज रिटन इन द लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज थी ये। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। आगे देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन इन व्हिच गांधी इलेक्टेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। देखिए गाइस, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 1885 में कांग्रेस बनी थी एओ ह्यूम की हेल्प से, एओ ह्यूम की वजह से। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी ना हर साल एक सेशन होता था, एक मीटिंग होती थी। जैसे डब्ल्यूसी बैनर्जी जो हैं, एक मिनट, ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी जो हैं, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसमें अब बहुत सारी जगहों पे ना इनको प्रेसिडेंट चुना गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ गांधी जी का प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो देखो गाइस, गांधी सिर्फ एक ही सेशन में प्रेसिडेंट रहे हैं, दैट इज 1924 का, और वो कहाँ पे था? बेलगाम में। बेलगाम कहाँ है? तो यहाँ मैं कर्नाटका लिख देता हूँ। ठीक है, कर्नाटका, बेलगाम कर्नाटका में वो प्रेसिडेंट रहे थे 1924 में। इसके अलावा उन्होंने कभी फिर कांग्रेस को छोड़ ही दिया था, एंड वो सेपरेट होकर अपना काम जो है वो कर रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम वोम गांधी रिसीव्ड हिज फर्स्ट लेसन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। गांधी जी ने अपना पहला लेसन नॉन वायलेंस का और ट्रुथ का जो है वो किससे रिसीव किया था? राजा चंद्र रविराज जी, रावजी भाई, एमजी रानाडे, जीके गोखले, लाला लाजपत राय। तो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा, राजीव भाई के द्वारा जो है इन्होंने अपने सारे लेसन जो है वो रिसीव किए, नॉन वायलेंस और ट्रूथ वगैरह के। ठीक है, ये भी काफी एक्टिव थे जो है ब्रिटिश टेन्योर में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी के द्वारा गांधी जी किस बुक से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे जिस पर फिर उन्होंने लिखा था, मतलब नॉन वायलेंस वगैरह को वो सपोर्ट करते थे? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द फोर्स ऑफ नॉन वायलेंस, जो है टेस्टमेंट ऑफ होप, ऑल ऑफ द अबव गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और ये कौन लिखता था? ये किसकी थी? ये थी लियो टोल्स्टॉय की। तो कभी-कभी देखना बुक लिखी होती है और कभी-कभी ना राइटर का नाम होता है। तो लियो टोल्स्टॉय जो हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी 1894 में, और इसको इसको पढ़ने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए गांधी जी। एंड एक और बुक है जिसको हम कहते हैं अनटू दिस लास्ट, ये लिखते थे जॉन रस्किन। तो एक बार ना मैं पेपर में मेरा भी एक दिन पेपर था, तो मैं पेपर देने गया था, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी जो हैं वो किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे? तो वो लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे गांधी जी की बात आ गई है, तो देखिए गोखले जो हैं, इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। कौन? जीके गोखले। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो गांधी जी को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। गांधी जी जो इंडिया कब आए? तो गांधी जी इंडिया आए हैं 1915 में। गांधी जी 1917 में अपनी पहली मूवमेंट चला रहे हैं। कौन-सी है? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला मूवमेंट था। अच्छा, ये माइनर था, छोटा वाला था। ठीक है ना? इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनर था ये। और अगर मेजर पूछा जाए तो सबसे बड़ा वाला कौन-सा था? तो वो था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया था, कब दोस्तों? ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1920 में। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गांधी जी के ऊपर। तो कोई ना, कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को आपको, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी करेंगे और भी। हू अमंग द फॉलोइंग वाज़ द फाउंडर ऑफ द जो है अमिदादिया मूवमेंट। ठीक है? अहमदिया मूवमेंट के जो हैं फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है हाजी शरीयत अल्लाह, वहाब, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या दुदू मियाँ। तो गाइस, राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का? तो यहाँ पर आएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब जो हैं इस मूवमेंट के फाउंडर थे, और ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी? है 1889 में, और ये था लिबरलिज्म इन इस्लाम। इस्लाम को भी लिबरलाइज़ जो है वो करना था। ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? देखिए, यही तो मैं चीज़ आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। तो कौन सी बैटल थी जिसके बाद ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर आ गई थी? ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लेसी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर 1664, इसी के बाद 1665 में होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इनको मिलते हैं दीवानी राइट, याद होगा आपको, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट टू कोलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कोलेक्ट रेवेन्यू, है ना? राइट टू कोलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, किधर का? बंगाल, उसके बाद बिहार और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, इन जगहों के इनको रेवेन्यू मिलता है, जिससे ये फिर जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का नाम आता है ना, आपको पता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वो यहीं से निकल कर आती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूना पैक्ट ऑफ 1932 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 का, ये रिलेट करता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल, किन लोगों के साथ? इंडियन वुमेन के लिए था, इंडियन लेबर के लिए था, इंडियन फार्मर्स के लिए था, या इंडियन डिप्रेस क्लास के लिए था? तो गाइज ये क्या था? पूना पैक्ट जो है ये डी ऑप्शन है, इंडियन डिप्रेस क्लास। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आएगा? डिप्रेस्ड क्लास के लिए था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी वर्सेस वर्सेस अंबेडकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी मैंने आपसे बोला था ना, सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, जो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर गांधी जी इनसे खफा हो गए और फिर कम्युनल अवार्ड्स भी आ जाता है। इसके बाद कम्युनल अवार्ड्स आ जाता है और गांधी जी ने कहा था कि कम्युनल अवार्ड्स वापस ले लो, नहीं तो मैं भूख अनशन पे चला जाऊँगा। मतलब उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। फिर अंबेडकर को ये चीज़ बुरी लगी और अंबेडकर जी ने फिर इनके साथ कोलैबोरेट किया, माफ़ी-वाफ़ी माँगी और बोला कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जस्ट अपने लोगों के लिए सेफगार्ड चाहता था। फिर गांधी जी ने फिर हरिजन सभा फॉर्म की, हरिजन का स्लोगन दिया, डिप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हरिजन, है ना? हरिजन सभा फिर फाउंड की, हरिजन सभा, फिर यहीं से सपोर्ट मिला एंड ऑल दैट, जो है ये सारा प्रोसेस चला। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके टाइम पर गांधी जी ने एक जो है वो ये मूवमेंट जो है इसको देखो, इस मूवमेंट पर ना, क्विट इंडिया मूवमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट पर जो है वो क्वेश्चन ये रहता है कि इसको जो है ये कब शुरू हुई थी? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत में कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, 1942 में। अब देखो और क्या क्वेश्चन रहता है इसमें, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन कहाँ पास किया था? कौन से सेशन में? तो कौन सा सेशन था दोस्तों? ये अब ये भी याद रख लो, सेशन कौन सा था? तो सेशन चल रहा था उस टाइम पर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बॉम्बे सेशन था, ठीक है? कौन-सा था? बॉम्बे सेशन। तो बॉम्बे सेशन था और बॉम्बे सेशन में हमने डिमांड करी थी इसको स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करेंगे। भाई किसके द्वारा इसको बोला गया था स्टार्ट करने के लिए? गांधी जी के द्वारा, ठीक है? गांधी जी ने, और फिर ये स्टार्ट होती है और 8th ऑफ अगस्त 1942 में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसी मोमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है? करो या मरो, ठीक है? अब देखो जब ये मूवमेंट शुरू हो गई तो बहुत सारे इंडियंस ने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ब्रिटिशर्स का पूरा सिस्टम हिल चुका था और उन्होंने फिर इन लोगों को शांत करने के लिए, इनको इस मूवमेंट को रोकने के लिए ना एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ज़ीरो आवर्स, ठीक है? ऑपरेशन ज़ीरो आवर इज़ स्टार्टेड। देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक मोमेंट के हर एक क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करने की। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहे हैं। इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से गांधी जी की वापसी कब हुई? तो देखिए 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 15 में वो मिलते हैं गोखले से, ठीक है? वो गोखले से मिलते हैं। गोखले एडवाइस्ड हिम टू कि तुम पहले ना ऑल इंडिया टूर पे चले जाओ, ठीक है? ऑल इंडिया टूर पे चले जाओ, ठीक है? फिर तुमको पता चलेगा। जब गांधी जी ने टूर लगाया तो फाइनली 1917 में गांधी जी अपनी फर्स्ट मूवमेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट इंडिया में गांधी जी की शुरू होती है, दैट इज़ चंपारण सत्याग्रह। कौन-सा था? चंपारण चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह जो है वो शुरू होता है गांधी जी के द्वारा, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। चंपारण सत्याग्रह पहला सेशन गांधी जी के द्वारा। अब देखो हर साल 15 जनवरी हर साल हम जो है जनवरी में 19 जनवरी आई थिंक, हाँ, 19 जनवरी को हम लोग परावासी दिवस मनाते हैं। परावासी दिवस जो है वो बनाते हैं। किसकी याद में? हर साल तो मनाते हैं, लेकिन ये बनाते हैं हम बेसिकली 1915 की को याद करने के लिए, क्योंकि इस दिन जो है गाइज़ ये डेट एक बार चेक कर लेना, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए पारावासी दिवस जो है वो बनाया जाता है क्योंकि हर साल जो है वो इस साल जो है गांधी जी वापस आए थे, परावासी दिवस, इसीलिए हम लोग जो है वो को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा करते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर। हू अमंग द फॉलोइंग गिव द नाम मेरा बहन टू मैडलीन सेल्डे? मैडलीन सेल्डे को मीरा बहन का टाइटल किसने दिया था? तो ये काम गांधी जी के ही करते थे, ठीक है? तो ये बीजी तिलक कह रहा हूँ मैं। बीजी तिलक नहीं है, बल्कि गांधी इसका राइट आंसर है, ठीक है? इट्स नॉट बीजी तिलक, इट्स एमके गांधी। सो महात्मा गांधी जी ने जो है मैडलीन सेल्डे को ये जो है मीरा बहन का टाइटल जो है वो दिया है, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1913। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, गदर पार्टी को कब बनाया गया? 1913 में। कहां पर बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। और यही सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर भी था, ठीक है? इस पर इसके हेडक्वार्टर पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां था? सैन फ्रांसिस्को। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो गाइस इसमें याद रखिएगा नाम आता है लाला हरदयाल के द्वारा। और इसमें जो है रामाजी कृष्ण वर्मन का नाम भी आता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। गाइस इसके ऊपर ये भी पूछा जाता है कि गदर पार्टी का जो नाम था ये कहां से लिया गया था? नाम टेकन फ्रॉम, तो ये बेसिकली एक वीकली लिखी जाती थी उस टाइम पर, वीकली लिखी जाती थी गदर,
ठीक है? गदर जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हाइलाइट करती थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए वो लिखी जाती थी और इसी वीकली से इन्होंने अपना नाम लिया था गदर पार्टी, ठीक है? और ये बेसिकली करती क्या थी, ये ट्रेन करती थी इंडियंस को और उसके बाद ये इंडिया भेजती थी फिर ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूना पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, वाज़ एग्रीमेंट बिटवीन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इट इज़ फॉर दलित्स, ये दलित्स के लिए था। ठीक है, ये दलित्स के लिए था। किसके-किसके बीच में हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में। देखिए गाइस ये डेट याद रखिएगा, पूना पैक्ट कभी-कभी डेट ही पूछी जाती है। बताओ पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? सो इट्स 1930 में। ठीक है दोस्तों? चलो क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। हू स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये डिस्कस की थी। इट वाज़ जे.ए. हिक्की और कौन-सा था दोस्तों वो? बंगाल गैज़ेट। ठीक है? बंगाल गैज़ेट जो है इनके द्वारा लिखी जाती थी दोस्तों। साल कौन-सा था? 1779 ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सरनाथ चंद्र चटर्जी? तो गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है? इट वाज़ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है? बंकिम चंद्र चटर्जी और रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक है? इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है, जन गण मन, ठीक है? बंगाल का भी इन्होंने लिखा है, ठीक है? जन गण मन एक्सेट्रा एंड बंगाल का जो है बांग्लादेश का, ठीक है? वो भी अमर शोन बंगाल, अमर सोना बांग्ला, ठीक है? ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हू इज़ रिगार्डेड एज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के फादर किसको कहा जाता है? जिसने इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए। तो सोचना नहीं है राजा राम मोहन रॉय। क्यों? क्योंकि सती प्रथा याद करो, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ये थे। ठीक है? ब्रह्मो समाज इनके द्वारा बनाया गया। ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है? सती प्रथा, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, पर्दा सिस्टम के ऊपर इन्होंने बात करी थी। पर्दा सिस्टम के ऊपर इन्होंने बात और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएँगे आप हमारे राजा राममोहन रॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। हू थ्रू द 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929 किसके द्वारा 2 बम फेंके गए थे सेंट्रल असेंबली में? तो गाइज़ ये तो हमने पढ़ा इसमें मूवीज़ भी बहुत सारी बनी है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इसमें इन्वॉल्वड थे और फिर इनको जो है पकड़ कर फिर 23 को अप्रैल को इनको जो है वो फांसी भी दे दी गई थी। यहाँ पर ये चीज़ आपको पता है। चलिए देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है प्राइम कॉज़ ऑफ 1857 म्यूटिनी का जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 का प्राइम कॉज़ क्या इनमें से नहीं था। म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन इनका न्यू नहीं, न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम था। विडो रीमैरेज भी था। डिस्पैच ऑफ इंडियन स्पाइस टू अफगानिस्तान भी था। लॉज़ प्रोहिबिटिंग इंटरमैरेज बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास गाइज़ एंड आई होप सो कि आज की क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगी हो गाइज़ एंड चलिए मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सो मैं उनको बता दूँ कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आपको टेलीग्राम पर जाना है, ठीक है? टेलीग्राम पर जो हमारा पेज है दैट इज़ ठाकुर अंडरस्कोर 93 उसको जाकर आपने टेलीग्राम पर जाकर जॉइन करना है और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी जो आपका स्टडी मटेरियल है, वो सारा का सारा जो है दोस्तों वहीं पर अपलोड होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए जल्द ही आपके एग्ज़ाम हो जाए, आप ध्यान से तैयारी अपनी करते रहें। बाकी गाइज़ जल्द ही हम आपके लिए डिटेल वीडियोज़ भी लेकर आ रहे हैं, आपके टॉपिक्स जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, मैं हर टॉपिक को कवर करूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।